नमस्कार, मैं हूं प्रशांत देव और आज हरिद्वार लोकसभा की अगर बात करें, यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें, चुनावी मिजाज की बात करें तो हरिद्वार में भी पारा धीरे धीरे तेजी से चढ़ रहा है। मुख्य तौर पे 3 प्रत्याशी हैं जो अपना अपना दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हैं और बहुजन समाज पार्टी ने हरिद्वार से भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जो यहाँ पे 11 विधानसभा के कई विधानसभाओं में घूम के लोगों से बात करके ऐसा अंदाजा लगा, ऐसी बात का पता चला कि मामला तो वैसे आमने सामने सीधे बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर दिखाई दे रही है। आमतौर पे पूरे उत्तराखंड में, हरिद्वार में नहीं पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी यही होता रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का रोल भी थोड़ा भ्रम वाला है। भ्रम वाला इसलिए कि बहुत चुप है प्रत्याशी, उनका वोटर जिससे से साइलेंट रहता है, प्रत्याशी भी इस बार बहुत साइलेंट है। कहीं उनका बहुत ज़्यादा प्रचार दिखाई नहीं देता, कहीं शोरगुल नहीं दिखाई देता। ज़्यादा चर्चा, ज़्यादा प्रचार इन्हीं 2 पार्टियों का है, प्रमुख तौर से पार्टियों का है। लेकिन बड़े चौंकाने वाले फैसले, बहुत चौंकाने वाले नतीजे हरिद्वार से, उत्तराखंड से हमेशा आते रहे। हरिद्वार ऐसी लोकसभा है जहां बड़े बड़े शुरमाओं ने भी अपनी किस्मत आजमाई। मायावती यहां से चुनाव लड़ी, पूर्व नेता जो रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, वो भी यहां से चुनाव लड़े। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां से चुनाव लड़े, हार गए। निर्दलीयों को मौका दिया तो बहुत असमंजस की स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के वोटरों को कोई बहुत ज़्यादा अगर हल्के में नहीं ले सकता, वो किसी को भी उठा के पटकनी दे सकता है, जो पुराना इतिहास है। अब समीकरणों की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण और राजपूत ये 2 प्रमुख जातियां हैं और छोटी जातियां भी बहुत ज़्यादा हैं। देहात क्षेत्र में मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो सब अपने अपने तरीके से उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो बात जो समझ में आती है लोगों से जब बातचीत करने पे, ऐसा लगता है कई बार कि एक तरफा मामला इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बीजेपी के कैंडिडेट भी ये कहता है कि इस बार जीत तो पक्की है, कितने लाख से हम जीतेंगे, सवाल इस बात का। जब ऐसे दावे होने लगते हैं कि कोई जनता में एक तरफ हवा चलने लगती है, तो वही रणनीतिक पे खेल करने लगता है। तो वही विपक्ष कर रहा है, यानी कि हरीश रावत मजे हुए पुराने खिलाड़ी हैं। वो अपने बेटे के लिए लगातार सड़कों पे जूझ रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और ये सब जानते हैं कि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और माहिर खिलाड़ी हैं। अब यहाँ की जो स्थानीय गणित है, उस स्थानीय गणित को साधने में पूरी वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अंदर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को परेशानी भी हो सकती है। वो गणित कुछ इस तरीके से कि 11 विधानसभा है, 11 विधानसभा है रुड़की में और 11 में से आधे से ज़्यादा विधायक जो है गैर भाजपा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि गैर भाजपाई विधायक हैं, कई जगह कांग्रेस से, कई दूसरी पार्टी के। तो ऐसे में विधानसभाओं में अगर जो विधायक है वो गैर भाजपाई है तो उसका असर क्या नकारात्मक बीजेपी कैंडिडेट के लिए पड़ सकता है या वो परेशान कर सकता है, ये एक सवाल है। और इसी को लेकर के शायद इसी तरह के गणित, इसी तरह के मंत्र को लेकर के आश्वस्त दिखाई दिए बातचीत करने में हरीश रावत या फिर वीरेंद्र रावत, उनके बेटे। वो जो राष्ट्रीय बहस है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, वो यहाँ भी मिला। और जो राष्ट्रीय बहस है कि हमने ये जो काम किया, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर यहाँ भी है। राष्ट्रीय मुद्दे पक्ष विपक्ष के दोनों हैं, लेकिन स्थानीय तौर पे जो जातीय समीकरण है और जो जाति गणित है, उसको पूरी तरीके से साधने में तमाम ये दोनों प्रत्याशी, खासकर कांग्रेस और बीजेपी वाले, पूरी ताकत अपना लगा रहे हैं। यही वजह है कि सड़कों पे लगातार सुबह से लेकर रात तक मतदाताओं के बीच में जाकर के चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है और करते हैं, सबसे वोट मांग रहे हैं। रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी के, जैसे कि मैंने भी पहले भी जिक्र किया, चर्चा किया, बहुजन समाज पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में हर जगह मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अब मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के पीछे वजह क्या है? वैसे तो बाहर से देखने में यही लगता है कि मुस्लिम प्रत्याशी अगर उतारे हैं तो वो अगर बटेंगे, मुस्लिम मतदाता अगर बटेंगे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन इसके दूसरे और भी पहलू
हो सकते हैं। तो दलित और मुसलमान अलग अलग होगा या एक साथ जाएगा, तो इस इलाके में जो भी बचे हुए ओबीसी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो किधर जाती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा इस लोकसभा चुनाव में हरिद्वार के। बहरहाल आमने सामने की जो टक्कर दिखाई दी, जो पूरा इलाका हमने घूमा, तमाम गांव कस्बों में घूमा, उसमें तो फिलहाल यही लगता है कि दावे भले कोई कितने करे, जमीनी हकीकत, जमीनी गणित बहुत बड़ी सच्चाई है और कई बार बड़े राष्ट्रीय फैक्टर पे स्थानीय गणित, स्थानीय समीकरण भारी पड़ते हैं और हार जीत का फैसला करते हैं। बहरहाल 4 जून को इंतजार करना होगा। पहले चरण में 5 लोकसभा की सीटें हैं 19 अप्रैल को, और सबकी किस्मत बैलेट पेपर में बंद हो जाएगी। 4 जून को फैसला होगा, उसके बाद भी पता चलेगा कि जनता ने किस पर अपना मुहर लगाया और जनता ने किसको इस बार आशीर्वाद दिया है हरिद्वार धर्मनगरी से। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 हरिद्वार।